ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका न्यूज 21 में। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। न्यूज 21 के बहुत ही खास मेहमान आज के मैं कह सकती हूं, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है उनको, उसके बावजूद भी आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी अनीता हमारे साथ काफी लंबे समय से जुड़ी है, काफी अनुभवी है अनीता। और सर बहुत बहुत सबसे पहले प्रणाम करते हैं, आपको स्वागत करते हैं। हमारे साथ विजय आहूजा जी, सीईओ ऑफ आहूजा ओवरसीज के आप सीईओ हैं, और साथ ही हम बता दें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है 40 के और एक्स प्रेसिडेंट गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के हैं। विजय जी के बारे में बताना चाहूंगी, हमसे उम्र में बड़े हैं, पर मैं बताना चाहूंगी हम सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं काम में। समय की बहुत कमी रहती है क्योंकि काफी बिजी स्केड्यूल रहता है। सर से हमने विजय जी का हमने एक बार और इंटरव्यू लेना चाहा था, काफी उनका समय मिला था, बहुत ही प्यारा उन्होंने समय हमें दिया। और दूसरी बात है काफी एक्सपीरियंसेस इन्होंने अपने शेयर किए हैं। सर के पास जैसे कि मैंने बताया सर का स्केड्यूल है जो काफी बिजी रहता है, उसके बीच भी राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले विजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि 2014 में मोदी सरकार, 2019 में भी मोदी सरकार, 2024 में अब की बार कहा जा रहा है 400 पार। 2014 और 2019 में तो मोदी का जादू चल गया था, लेकिन 2014 में आपको नहीं लगता कहीं जादू फीका दिख रहा है या सरकार आएगी? आपको क्या लगता है? सरकार तो बीजेपी के आने की उम्मीद लग रही है, जिस तरह का माहौल दिखने में आ रहा है और रिजल्ट दिखने में आ रहे हैं बीजेपी का। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी जगह ऐसी है जो पूरी तरीके से जो पार्टी है अपने पांव जमा चुकी है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे कि विजय जी अभी हम देख पा रहे हैं भाजपा 34 सीटें जो भाजपा की उत्तर प्रदेश में आई हैं, वहीं कांग्रेस सिर्फ 7 पर सिमट गई है। ये एक रुझान है, अभी ये फैसला पूरी तरीके से नहीं आया है, पर अभी का अगर हम रेशो देखें अनीता जी, तो भाजपा 29 पर और कांग्रेस जो है वो 0 पर। मध्य प्रदेश की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक और सवाल कि रुझानों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या केंद्र में क्या नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि यदि अन्य दलों का समर्थन लेना पड़ा और वो भी सभी मोदी के नाम पर सहमत नहीं हो पाए, तो फिर पीएम कौन बनेगा? ये मेरे लिए बहुत ही जवाब देना इसके लिए मुश्किल है। कोई बात नहीं, आप मुझे एक सिंपल से सर ये बताएं कि अगर मोदी जी इस बार नहीं बनते हैं, चलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर मोदी जी इस बार नहीं बन पाते हैं तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री की दावेदारी पर खरा कौन उतरेगा? ये तो उनकी पार्टी बीजेपी का ही फैसला मान्य रहेगा। ठीक है, कि जो उनका प्रचलन रहा है अभी पार्टी के ऊपर ही वो अपना फैसला दे। बिल्कुल ठीक है अनीता जी, सही कह रहे हैं सर इस बात के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी कुछ राज्यों में जो फेरबदल हुए हैं, एकदम नए चेहरे जैसे जनता के सामने आए हैं, तो इस बार शायद कुछ भी कहना असंभव है। बिल्कुल। बाकी सर अगर हम बात करें, विजय सर बात करें, तो जिस तरह से हम रेशो देख पा रहे हैं, तो भाजपा जो है अपना प्रदर्शन बहुत बढ़िया इनका रहा है। देखिए दिल्ली की देख सकते हैं 7 सीटें थी, जिसमें से भाजपा 7, उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हैं विजय जी भाजपा 34 सीट जो आई है, काफी अच्छा जो रेशो है। कांग्रेस 7 पर है और जो अन्य दल है वो 40 के करीबन बताया जा रहा है। पंजाब की बात करें 13 सीटें, 13 में से 13 सीटें जो थी पंजाब में, तो भाजपा को बहुत बड़ा खामियाजा है। जी बिल्कुल जी, ये हाँ। देखिए वहां पे जो ग्राफ है, बिल्कुल आपको नहीं लगता विजय जी काफी डाउन हो गया है? ये पहले भी ऐसा ही लग रहा था, भी वहाँ पे शायद बीजेपी को ज्यादा मत नहीं मिलेंगे, ठीक और वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, कारण क्या माना जा हाँ। रहा है इसका? ये तो डेमोक्रेसी के अंदर हम सब लोगों ने सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सब ने अपना मत का उपयोग किया है। बिल्कुल। और ये किसी की भावना को हम कह नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। एक आपसे आम सवाल, मैं इतना राजनीति में नहीं जाऊंगी, पर सीधा सा सवाल, एक आम जनता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते विजय जी आपको क्या लगता है कि जो भी सरकार आए क्या कुछ नई चीजें लागू होनी चाहिए? क्या कुछ सुधार के लिए, बेटरमेंट के लिए क्या कुछ होना चाहिए इस बार? क्योंकि ये तो एक आम नागरिक होने के नाते आपका हक बनता है, तो आप बताएं। अच्छे स्कूल, अच्छी मेडिकल एड सब जगह पे, अच्छी सड़क, बिजली, पानी, यही मेन चीजें हैं, यानी कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, हाँ, वो इंडिया में अभी हिंदुस्तान में आनी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कई एरियो में बिजली की शॉर्टेज है, बिल्कुल सही पानी कह रहे की हैं, शॉर्टेज है, क्योंकि मेन मुद्दे हैं वो जो है ना वो आने चाहिए सामने, और कोई भी सरकार आए जी वो उनको प्राथमिकता दे। आपका कहने का मतलब है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली हो गई, पानी हो गई, कोई भी सरकार आए पर ये इन चीजों पर जरूर काम करे। गर्मी का समय है विजय जी, इनमें जो सबसे एक जो अहम और मुद्दा है, सर ने जैसे कहा कि शिक्षा, स्कूलों के लिए जरूर काम होना चाहिए, क्योंकि जितना ही व्यक्ति, जो भी बच्चा है जो शिक्षित होगा,
तो बचपन से ही उसमें उतना विवेक विकसित होता है, समझ विकसित होती है, अपने अच्छे बुरे का ज्ञान उसको प्राप्त होता है। यानी कि समाज उतना ही शिक्षित होगा, देश उतना शिक्षित होगा और उतना ही वो विकास की तरफ अग्रसर भी होगा। बिल्कुल अग्रसर होगा। अनीता जी, इसी बीच में विजय जी, हाँ विजय जी बोले। कहना चाहूँगा, बिल्कुल विजय जी, यहाँ के बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल अगर वही शिक्षा का स्तर यहाँ पर मेंटेन किया जाए, वो पढ़ते विदेशों में हैं जी, वापस आते हैं, हाँ। फिर जॉब वापस करने वहां जाते हैं और डेवलपमेंट बाहरले विदेशी कंट्रियों को मिलती है। इसका क्या कारण मानते हैं? ये मेरी भी समझ से बात है। समय से बाहर है। सर यहाँ सर मैं जैसा कि कई बार हमें भी समझने में आता है, सुनने में आता है कि जो आज के जो युवा बच्चे हैं, यानी कि जो 10वीं 12वीं से ही, जो 10th 12th से ही जो अभी स्टैंडर्ड्स में आगे जा रहे हैं, तो यानी हम लोगों में उस समय इतनी समझ नहीं थी, या तो ये कहिए कि आज तकनीकी विकास इतना हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि बच्चों के पास बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है, उनको अच्छा गलत सही बुरा सब पहचान है, सब परख है, और वो ये चाहते हैं कि वो जो उनका एक स्टेटमेंट इस तरह का आता है कि अपने यहाँ इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत डाउन है, इनकम सोर्स नहीं है, हम एक जॉब के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। तो वो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उनको विदेशों में जाना, वहाँ एक अच्छी इनकम, एक अच्छा फ्यूचर वो वहाँ पर देखते हैं। राइट, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा खास है जी। विजय जी, एक चीज जानना चाहूंगी, कल आपने देखा होगा कि आपकी फील्ड से जुड़ा है, क्योंकि आप गारमेंट, जैसे कि हम जानते हैं, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के, टोल प्लाजा पर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। ये मुझे लगता है कि सबसे सटीक जवाब आप दे पाएंगे, जो परेशानियां आएंगी सामने या क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो क्योंकि आप लोगों का जैसे कि गारमेंट्स का काम भी रहा है, चीजें हैं, तो आने जाने इनका वास्ता तो बिल्कुल जरूर पड़ता है। बिल्कुल वास्ता, तभी मैंने इनसे ये क्योंकि सवाल पूछा कि टैक्स बढ़ा दिया गया है अपने स्टेट से लेकर आउट ऑफ कंट्री तक भी इनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रही थी अनीता कि तो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान जो देखने को मिलेगा? ये तो सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं, क्योंकि जगह जगह टोल प्लाजा आते हैं विजय जी। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सरकार की पॉलिसीज कई महीनों से इसके ऊपर सारी चर्चाएं इनकी, ठीक है, ब्यूरोक्रेट के साथ, ऑफिसर्स के क्लास पढ़े लिखे जो भी हमारे आईएएस के साथ होती है, वो उनका जो भी बना के प्लान करते हैं उसी हिसाब से चलते ठीक है। मगर मैं ये आपसे विजय जी सच में जानना चाहूंगी कि जब इस तरह की कोई भी नई पॉलिसी लागू होती तो क्या सच में बिजनेस पे इतना इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि खर्चे प्रभार बढ़ जाते हैं उसके ठीक है, और वो ठीक खर्चे है, प्रभार ले दे के तो ढुलाई का काम है, माल भाड़ा है, हाँ जी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से हमारे लोग बाग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, साधन से, तो वो तो टिकट पे या माल के बाहर पे आ गया ना खर्चा, बिल्कुल तो ले दे के तो खर्चा तो व्यापार के ऊपर आ गया। तो बिजनेस पे लॉस होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिजनेस पे लॉस होता उसके अंदर है, कैलकुलेशन के अंदर आपको वो खर्चे और गिनने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो आपकी महंगाई को और बढ़ा देते हैं, महंगाई को और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको नहीं लगता अनीता जी? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई जो है वो कहते हैं ना कि सदियों पुरानी एक त्रासदी है, एक तरह से कह सकते हैं, जो खत्म होने का नाम ले रही है, समय के साथ बढ़ती जा रही है। चलिए विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए मोदी जी की मैनिफेस्टो में अगर हम भाजपा की बात करें तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, ये बात तो सभी जानते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड क्लास, मैनिफेस्टो में ये कहा गया वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे, आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की जो समस्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो खत्म हो जाएगी। चलिए एक दो पॉइंट्स पे और बात कर लेते हैं। कहा गया है कि नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, मेट्रो स्टेशंस बनेंगे, अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन का भी निर्माण होगा। साथ ही बोला गया है 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे, यानी पेट्रोल की जो आयतें हैं, रेट्स हैं, कम होंगी। तो कितना लगता है कि जो दावे कर तो रही है बीजेपी पार्टी, पर कितना खरी उतरेगी? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में दिया है उसको तो निभाते ही हैं। कोई भी पॉलिटिकल दल को अपना मैनिफेस्टो लेके आता है उसको निभाते ही हैं, लेकिन मैं आपको इस चर्चा में ये कहना चाहूँगा उसका आम पब्लिक को बेनिफिट क्या मिला, ठीक है, आम गरीब जनता को क्या बेनिफिट मिला, आम पब्लिक को क्या मिला। मेरे तो एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे स्कूल, अच्छी हॉस्पिटल्स, बिल्कुल अच्छी शिक्षा और पानी और बिजली, बहुत सुविधाएं जो जड़ तक जाती और जो भी एकदम पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। और विजय जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े मैनिफेस्टो निकाल देती है, सिर्फ पेपरों में अच्छी लगती है, धरातल पे तो कुछ होता नहीं है। जैसे कि आपने पानी की समस्या की बात की है, जयपुर में ही देख लीजिए, अगर हम बात करें कितनी पानी की समस्या है। तो मुझे तो सुनने में ये आया था कि 3 दिन पानी भी बंद रहने वाला है, टैंकर्स के पानी भी अवेलेबल नहीं है। तो सर सरकार ऐसा चुनाव है सर पर, ऐसी गलती करती कैसे है? मतलब
इतना कैसे हो सकता मैं है आपकी नुकसान? बात काट रहा हूँ, आपने कहा भी पानी के टैंकर भी फुल नहीं है, तो सरकार चाहे तो पानी के टैंकर भी कंप्लीट करवा सकती है। उन एरियो में भिजवाए जहाँ पे लोग बाय नहीं कर सकते। बिल्कुल, आज 300-400 बहुत अच्छा सुझाव है आपका। वो आदमी बाय करके पानी पिए। कहीं कहीं पे भिजवाए भी जाते हैं, लेकिन वो नहीं, दो एक चंद, से चंद, हाँ, अनीता जी, वो चंद, कहते हैं ना कि आपने बोला बाल्टी भर की जरूरत हो, पारदर्शिता बाल्टी नहीं है भर की वहाँ पे। जरूरत हो और उसमें से आपने एक मग यदि किसी को पानी दिया तो क्या होगा उससे, वो जरूरत पूरी नहीं कर वो भी सकता मुझे लगता है, देखिए मैं बिल्कुल। बहुत फ्रैंकली लेकिन यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे रितिका आपने पानी का मुद्दा कहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब बहुत जरूरी है और लोगों को इसकी कमी से जूझना भी पड़ता है। ऐसा ही एक कि सड़कों का हाल, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी तो जैसे जैसे बारिशों का दौर शुरू होगा, सड़क और खराब होती बिल्कुल, जाएंगी, यानी कि एक्सीडेंट्स के कारण बढ़ बढ़ बहुत जाते बड़ा हैं कारण है और एक्सीडेंट का। कहीं कहीं तो ऐसी है कि बहुत बड़ी बड़ी विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां पे लेकिन सड़कें इतने खस्ता हाल हैं कि सड़क एक बार बन गई तो वो 2 महीने ही नहीं लगते हैं पूरे होने में कि वो वापस से उखड़ जाती हैं। रातों रात सड़कें जिस तरीके से उखड़ जाती बनती हैं, हैं तो बिल्कुल। उखड़ी भी रहती हैं। हाँ, पर जैसे कि क्यों मैंने भी नहीं 2 उन पर दिन पहले कोई भी एक्शन लिया जाता। है? बिल्कुल सही सवाल है बिल्कुल। अनीता जी आपका। ये तो उस एरिया के चुने हुए विधायक हाँ जी, और वो जो भी वहाँ के लोगों ने वोट दिए हैं, चाहे वो मेंबर्स हैं कमेटी के या कैसे भी हैं, उन्हें कोई उनका उनका काम है। पूरा प्लानिंग कर लेना चाहिए। उनकी निगाह में ये रहना चाहिए कि इस एरिया की सड़क उनकी खराब है, तो बिल्कुल। ये तो काम उनकी जिम्मेवारियां हैं जी। और हाँ, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि सभी कुछ सभी नेता कुछ मंत्रियों नेता के हाथ मंत्रियों में के भरोसे ये ही कुछ नहीं हम है। नागरिकों को भी जागरूक होना हमने बेहद जरूरी लोकल है में हमारा। जिनको चुना बिल्कुल हुआ है, ये बिल्कुल। उनकी ड्यूटी बनती है और बिल्कुल। उनको करना भी चाहिए। ठीक है। मैनिफेस्टो में एक चीज और भी मेंशन की गई है सर कि भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थानों में करेंगे। जैसे कि आप शिक्षा की बात कर रहे थे, तो एक भाषा को भी जो महत्व देने की बात कही गई है, तो कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज, आपको क्या लगता है एक आम नागरिक होने के नाते? नहीं, ये अवश्य है, ये अच्छी होना भी अच्छी चाहिए। है मैनिफेस्टो में एक इनके होना पॉइंट। चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और कुछ आपको क्या लगता है कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को कि जो नई सरकार बनती है, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, आप एक आम नागरिक होने के नाते, हालांकि आपने मुझे बताया पानी, बिजली, रहने की व्यवस्था, एक जो मूलभूत सुविधाएं वो होनी चाहिए, इसके अलावा कोई आप बात रखना चाहते हैं? आप बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, जुड़े बिल्कुल, हुए काफी हैं, लंबा अनुभव तो है आपको। आपके पास वो चीजें कहते हैं ना कि खुलकर आती हैं लोगों की समस्या, आप उन्हें बहुत अच्छे से देख पाते हैं, तो क्या चीजें होनी चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत उम्मीदें की जा रही जी। हैं और गवर्नमेंट कर भी रही है, जो भी सरकार है। आती है वो कर ही रही है। अभी पिछले 10 साल में काफी काम हुए हैं और उम्मीद कर रही है भी आने वाले 5 बिल्कुल। सालों में और अच्छे यानी काम उम्मीद भी बीजेपी पार्टी से ही है कि करेंगे तो यही कर जो पाएंगे। भी सरकार हाँ आएगी जी, उसको हाँ करना जी, चाहिए और करेंगे भी, करते भी बिल्कुल, हैं। हाँ जी, अभी व्यापार क्षेत्र में जैसे ये अच्छे भाव पे जमीन दे उनको, ठीक है। इंडस्ट्री और लगे, ठीक बाहर है। का इन्वेस्टर यहाँ पे और आए, इन्वेस्ट करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट को और थोड़ा सा बेटर कर दें, हम्म। गवर्नमेंट जमीनों के ऊपर सब्सिडी दे, तो व्यापार के क्षेत्र के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि बताया गया है कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी गारंटी दी जा रही है। तो उसमें कोई शक नहीं है भी आने वाले टाइम में हम कोई चाइना और अमेरिका और दूसरे कंट्रियों से पीछे रह जाएंगे। भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ गया है इन 10 सालों में और आने वाले 5-10 सालों में और बढ़ने की बड़ी संभावना है, लेकिन सरकार का इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत सही बात है। इस तरह की, इसी बीच हम एक बार आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। अनीता, मैं चाहूंगी आपसे शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल, जैसा हम उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं कि भाजपा जो है 34 सीटों पर आगे है, लेकिन अन्य ने फिर भी अपना कब्जा बनाया हुआ है, दबदबा उनका ज्यादा है, भारी है। कांग्रेस मात्र 4 पर सिमट गई है। और एमपी मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और अन्य, यानी कि वहां पर कोई भी पार्टी बिल्कुल नहीं टिक पाई है, उनका एक भी सिक्का नहीं चला है, या उनके कोई भी जो भी कह लीजिए आप, कोई भी उन्होंने जो दावे वादे किए वो कोई भी नहीं चल पाए हैं। यानी कि पूरा मध्य प्रदेश जो है वो भाजपा के रंग में रंगा हुआ है। बिल्कुल। अभी देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो पूरा कब्जा ही जमा रखा है अनीता, आप देख सकते हैं 7 में से 7 सीट, सेम वही कंडीशन है। और जबकि देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल का मुद्दा कितना ज्यादा उठा था, आप भी जानते हैं, आरोप भी लगाया गया था, इतने सारे आरोप लग रहे थे भाजपा की पार्टी पर कि उनके द्वारा ये सब मन धड़ंग कहते हैं ना, पहले से ही कहानी है, पहले से गठी हुई है। उसके बावजूद भी वहां के क्षेत्र में जाकर पूरी की पूरी सीटों पर कब्जा करना ये मामूली बात नहीं, काफी अच्छा प्रदर्शन आप कह सकती हैं कि भाजपा का। चलिए सर, बात करते हैं राजस्थान की। तो भाजपा इस बार 14 सीटें उनकी जो है इस बार भाजपा की आई है, वहीं कांग्रेस की 8 सीट, पिछली बार 25 से 25 थी सीटें। बिल्कुल पूरी की पूरी सीटों पर उनका कब्जा सीटों पर था। पर इस बार थोड़ा सा रेशियो कम। आप क्या कहेंगे सर, ये जो अंतर है इस बार,
यानी जी। कि जो कुछ कटिंग हुई है, यानी कि कार्ड, हाँ, सीटों की जो पहले 25 की कमी 25 आएगी। सीटें थी, इस बार जो है 14 की करीबन जो बताई जा रही हैं। तो क्या कुछ सरकार की नाकामियों की वजह से ये सीट कटी है, क्या गलती रही है सरकार की जिसकी वजह से इस बार सीटें थोड़ी अभी कम रही? हालांकि ये फाइनल नहीं रेशो है, ये रुझान है, फिर भी अभी रिजल्ट तो शाम को आएंगे जी, बिल्कुल, अपने महापर्व के, लेकिन लोग कई बार चेंज भी करना चाहते हैं। अच्छा, आप अपनी व्यक्तिगत राय रखें। हमारे राजस्थान की परंपरा भी रही, ये लास्ट टाइम जरूर डबल टाइम आ गए, बिल्कुल, एक बार एक सरकार को मौका। और ये मैं कहीं ना कहीं इस चीज को ऐसा देखती हूँ कि ये अच्छा भी है। हर बार इंसान क्या है, प्रतियोगिता समझ के प्रतियोगी बन जाता है कि यदि पिछली बार ये कुछ अच्छा हुआ है तो इस बार हम इनसे अच्छा करके दिखाएंगे, लोगों का भला ही हो जाता है इसमें। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? आपसे हमने यही सवाल किया था, आखिरी सवाल आपसे विजय जी हम करना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि राजस्थान में जो सीटें इस बार सीटें कटी हैं, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? जो मैंने कुछ लोगों से बात करी होगी या समझा जी, तो लोग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी करते हैं। ठीक है, वो इनकी कटी नहीं, वो चाहते थे भी ऑपोजिशन को भी सहयोग दें, ठीक है, काम काज बहुत ही सुचारू रूप से हो पाए। यानी कि ऐसा ना हो कि सारा कुछ उन्हीं के हाथ में चला जाए, तो दूसरी पार्टी की मौजूदगी भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि टोटल यदि उन्हीं का कब्जा हो जाएगा तो वो मनमौजी वाली सरकार होने वाले जो एक भय था लोगों में, घूमते घामते लोगों से सैर करते हुए जो बातचीत की, लोगों के विचार हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जनता है, सोचती है और उसी के ऊपर निर्भर है उसे किसको चुनना है। तो उनमें वो डर भी आया होगा कि ऐसा ना हो कि यदि एक ही तरफा हो जाए सारा कुछ तो वही पलड़ा भारी हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा शायद। तो चलिए, भय बना हुआ था उनमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय आहूजा जी, हमारे साथ मौजूद थे। सीईओ हैं आप आहूजा ओवरसीज के, साथ ही आपको बता दें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, 40 के एक्स प्रेसिडेंट है गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। विजय सर, हम चाहेंगे कि आप आगे भी समय निकाल कर आए, काफी सारी चर्चा की आपसे, काफी सारे आपकी अपने जो विचार हमने जाने जो कि हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत बहुमूल्य हैं। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां, खैर ये सारे तो रुझान हैं जो आपके सामने चल रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर विजय जी की आज पूरी बातों में अनीता मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इनके विचार इतने अच्छे हैं, एक आम नागरिक होने के नाते इनका बस ये मानना है कि सरकार कोई भी बने इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जो मूलभूत सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, रहना, शिक्षा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट एकदम स्पष्ट है। पूरे जितने भी अभी तक मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनमें मुझे सबसे अच्छी जो बात विजय जी की लगी है अभी तक की, कि एक मूलभूत सुविधाओं पे इनका जो पॉइंट है। तो विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कुछ जारी रखें। मैं सब अब जाते जाते जी मोहन सेतिया जी जो राजस्थान हेड है न्यूज़ 21 के, उनको और आप सभी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद क्योंकि आपने इतने अच्छे ढंग से, बड़े साफ सुथरे ढंग से इस चैनल को लेके आए हैं और पब्लिक आपको बहुत ही हार्दिक बधाई देती है। आपका अपना चैनल है, हम चाहेंगे कि आप समय समय पर आते रहे, और हम सभी पर, हम आपसे क्योंकि छोटे हैं तो हमें आपका आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहे, और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ही स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें हमारे तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि बिहार में, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 42 की 42 सीटों में से भाजपा 10 पर और कांग्रेस के हाथ सिर्फ एक सीट लगी है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की 7 सीटों की तो 7 में से 7 पर जो बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, कांग्रेस फिलहाल वहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की तो भाजपा 33 पर है और वहीं कांग्रेस 7 पर। काफी अंतर है आंकड़े में, काफी गैप है। और गुजरात की बात करें तो बिल्कुल गढ़ माना जाता है, गढ़ माना जाता है, तो 25 की 25 सीटें भाजपा के दामन में। तो सिर्फ एक पर ही कांग्रेस का खाता खुला है। तो फिलहाल ये सारे रुझान है और हम आगे भी आपसे जो चर्चा है वो जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी।